नमस्ते सभी भाई और बहनों को। आज हम देखने वाले हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम में जो लास्ट 2 हफ्ते में जो रैली हुई है, क्या वो बेयर मार्केट रैली है और उसके फंडामेंटल्स बैकिंग जो है वो किस चीज़ के ऊपर है। और हम ये देखेंगे कि ऑन चेन एनालिसिस में क्या वॉल्यूम और दूसरे पैरामीटर्स ये मायने रखते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम का जो रैली है या ऊपर जाने वाला है या वो नीचे जाने वाला है। अब अगर हम कुछ हफ्ते से देखें तो बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस जो है वो बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक पॉइंट पर आ गया है कि अब यहाँ से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, यानी ऊपर डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। और बहुत सारे ऑन चेन एनालिटिक पैरामीटर्स भी यही बता रहे थे कि बिटकॉइन और इथेरियम अब एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्केट में फियर अब उस लेवल पर आ गया है कि बॉटमिंग हो चुकी है। बट देखिए, अभी बिटकॉइन और इथेरियम और क्रिप्टो करेंसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स है और किसी को भी पता नहीं कि आगे क्या होगा। पर आज हम ये कोशिश करने वाले हैं कि ऑन चेन पैरामीटर से हम कंपेयर करेंगे प्राइस एक्शन को और ये देखेंगे कि क्या ये रैली सस्टेन हो सकती है या नहीं हो सकती है फ्यूचर में। और आज हम टॉपिक पे ये बात करेंगे कि बिटकॉइन की ऑन चेन एक्टिविटी जो है वो कैसे इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है शायद। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि जो फ़ी है, जो बिटकॉइन की फ़ीस जो है ट्रांजैक्शन पर हर फीस जो होती है वो कैसे अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, डिस्पाइट सेगविट का जो अभी नया अपडेट आया था उसके बाद भी। इथेरियम का कैसे बर्न रेट जो है वो भी ऑल टाइम लो पर चल रहा है। और बिटकॉइन और इथेरियम का SOPR रेशो कैसे एक नए हायर हाई पे जाने वाला है। अब SOPR यानी स्पेंट आउटपुट प्रॉफिट रेशो क्या होता है वो हम फ्यूचर में अभी डिस्कस करेंगे अभी थोड़े टाइम में, लेकिन इसके बारे में भी डिस्कशन आज होगा। चलो अब हम शुरुआत करते हैं कि प्राइस एक्शन के बारे में। जैसे हमने बात किया था, तो अगर आप ये चार्ट पर देखेंगे तो कुछ दिनों से हमें ये पता है कि बिटकॉइन का प्राइस डेफिनेटली ऊपर जा रहा है कुछ टाइम से, और इथेरियम का प्राइस भी बॉटमिंग होने के बाद अब फाइनली ऊपर लेवल पे जाने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये 2 अगस्त का चार्ट है, तो वो अभी भी उसी लेवल पर अप्रॉक्सीमेटली है। अब आप यहाँ पे देखकर बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा लगता है। पर ये ज़रूर याद रखिए कि जितने भी बेयर फ्लैग्स होते हैं वो जब मार्केट चेंज करता है अपनी पोजीशन, तो वो या तो ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भी बेयर फ्लैग इसी तरीके से एंड होता है। तो जस्ट इसीलिए कि वो बेयर फ्लैग दिख रहा है इसका मतलब कंपल्सरी ज़रूरी नहीं कि वो नीचे ही जाएगा, वो ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है। और इसीलिए हम प्राइस एक्शन और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ऑन चेन एनालिटिक्स का, पता लगाने के लिए या कोशिश करने के लिए कि ये कौन से डायरेक्शन में शायद जा सकता है। अब हम ये शुरू करेंगे ये देखकर कि एक्टिव एड्रेसेस का क्या चल रहा है। एक्टिव एड्रेस को आप लगभग बोल सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट एक्टिव यूजर्स है। अब ये लगभग सेम यूज़र क्यों होगा? क्योंकि कुछ यूज़र्स के पास ज़्यादा एड्रेसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, उनके पास बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों एड्रेसेस भी होते हैं। तो नंबर ऑफ एड्रेसेस का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि नंबर ऑफ यूज़र्स उतने होंगे, लेकिन ये एक पैरामीटर है जो कि हम ध्यान में रख सकते हैं और ये एक अप्रॉक्सीमेट तो सोल्यूशन देता है। अब आप ये चार्ट में आप ही देख सकते हैं कि 2020 और 21 जब रैली हुआ था उस टाइम पे एक्टिव एड्रेसेस आप जो देख रहे हैं, जो ऑरेंज कलर की या येलो कलर की लाइन है, वो कैसे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर ही बढ़ते जा रही थी। अब आप ये भी देख सकते हैं 2017-18 का जो टाइम था जब रैली हुई थी, उस समय पर भी एक्टिव एड्रेसेस जब भी प्राइस बढ़ता था तो वो और भी ज़्यादा बढ़ते थे उसके साथ। अब इसका सिंपली मतलब ये है कि जब भी प्राइस एक्शन इतना बढ़ रहा था तो यूज़र भी इतने ज़्यादा आ रहे थे, तो फंडामेंटली ड्रिवन भी हो रहा था वही चीज़ें। अब अगर आप 2018 का जो टॉप टाइम देखेंगे, उस टाइम पे जो एक्टिव एड्रेसेस इतने ऊपर गए थे, उसके बाद इमीडिएटली एक्टिव एड्रेसेस 2018 मई में आप देख सकते हैं एकदम ड्रॉप हुए हैं। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो बुल मार्केट है या बुल रैली जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है फाइनली। सेम चीज़ आप मई 2021 में भी देख सकते हैं कि जो एक्टिव एड्रेसेस है वो टॉप से इमीडिएटली ड्रॉप होकर एकदम नीचे गिर गया। और आप देख सकते हैं कि 2022 का जो ऑल टाइम हाई वापस हुआ था
उस टाइम पे ऑल टाइम हाई प्राइसेस तो गए थे, लेकिन एक्टिव एड्रेसेस फिर भी उस लेवल पर नहीं जा पाए थे। अच्छा, अब हम यही चीज़ 2019 में भी देख सकते हैं। जनवरी में जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए कैप्चुलेशन होने के बाद, तो भी एक्टिव एड्रेसेस जो आप येलो लाइन देख रहे हैं वो बढ़नी शुरू हो गई थी। जैन 2019 से सितंबर 2019 के बिगिनिंग तक आप देख सकते हैं, और फिर बाद में मार्केट साइडवेज चलने लगा थोड़ी देर। तो बेसिकली पॉइंट ये है, जब प्राइस एक्शन बढ़ रहा था तो एक्टिव एड्रेसेस भी उसके साथ साथ ही बढ़ रहे थे। अब सिमिलर चीज़ हमको सितंबर 2021 तक भी देखने को मिली। जैसे ही सितंबर 2021 के बाद प्राइस एक्शन थोड़ा बढ़ने लगा, तो जो एक्टिव एड्रेसेस है वो बढ़ने लगे ऊपर की तरफ, लेकिन वो इतने नहीं बढ़े जितने लास्ट टाइम बढ़े थे। और फिर बाद में प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरते ही गया, और एक्टिव एड्रेसेस भी थोड़े थोड़े गिरते ही गए, जो आपको अभी ऑन चेन एनालिटिक्स में यहाँ सामने दिख रहा है। एक और चीज़ अगर आपको देखने को मिलेगी, तो मई 2021 में जो इतने सारे एक्टिव एड्रेसेस बढ़ गए थे, उसके बाद हम रिलेटिवली नीचे हैं, लेकिन एक साल हो गया है और अभी भी एक्टिव एड्रेसेस अप्रॉक्सीमेटली उसी रेंज के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जो भी एक्टिव एड्रेसेस हैं ये सारे अब एक हॉडलर हो चुके हैं, क्योंकि ये एक साल से ज़्यादा हो चुका है इन लोगों को। अब हम यहाँ पे ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम ध्यान रखेंगे कि एक्टिव एड्रेसेस कितने हो रहे हैं। अगर वो 9,50,000 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जो ब्रेक थ्रू पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है। तो आइडिया ये हो सकता है कि हम इस लेवल पर एक अलर्ट रखें और 14 डे का सिंपल मूविंग एवरेज चेक करें कि क्या वो 9,50,000 के ऊपर गया है। अगर वो उसके ऊपर जाता है तो शायद ऐसा ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि अब हम लोग बेयर मार्केट से निकल कर बाहर आने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। अब लगभग यही चीज़ हमको ट्रांजैक्शन रेट पर भी दिख रही है, और ट्रांजैक्शन रेट भी एक स्टैग्नेंट लेवल पर ही है जब से ऑल टाइम हाई पर हम पहुंचे हैं। ये मैट्रिक्स सिर्फ बता रहा है कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितने हो रहे हैं। अब ज़्यादा ट्रांजैक्शन रेट होने का मतलब हमेशा ये नहीं कि प्राइस एक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन रेट यानी कि हर एक ब्लॉक में कितने ट्रांजैक्शंस हम भर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब एटलीस्ट ये है कि ब्लॉकचेन के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा जा रहा है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। अब आपको इसी वक्त पे ये भी चीज़ बता दूं मैं कि अगर ट्रांजैक्शंस पर सेकंड या टीपीएस अगर ज़्यादा हो तो डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन के अंदर डाल के उसको ज़्यादा एफिशिएंट तो बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा कम होगा। यानी कि अगर थ्रूपुट ज़्यादा होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन कम होगा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा तो थ्रूपुट यानी एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी कम होगी। तो वो एक ट्रेड ऑफ है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वो ब्लॉकचेन में ऐसा होता ही है। अब अगर आप ये चार्ट पे देखेंगे, जैन 2018 से जो ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है वो कितना नीचे आ गया था, लेकिन मई 2018 से लेकर मई 2019 तक ट्रांजैक्शंस पर सेकंड बढ़ता ही गया है, और फिर उसके बाद जो हमारे प्राइस है वो भी आगे उसके साथ बढ़ गए हैं। लेकिन फिर मई 2019 से मई 2020 तक अगर आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शंस पर सेकंड स्लोली साइडवेज या थोड़ा सा नीचे ही जा रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखेंगे, मई 2019 से सितंबर 2020 तक अगर आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की जो लाइन है येलो कलर की वो नीचे ही जा रही है। लेकिन आप देखेंगे मई 2021 में जब प्राइस एक्शन ऊपर हुआ तो वो और नीचे चला गया, और सितंबर 2021 में जब सेकंड टाइम ऑल टाइम हाई पर गए हम, तो ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो है वो बड़ा ज़रूर येलो की लाइन, लेकिन वो फिर भी मई 2019 से लेके अब तक एक लोअर लाइन पर ही जा रहा है। लेकिन हम बिटकॉइन का अगर यूज़र प्रोफाइल देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जैन 2018 से अगर हम कंपेयर करें तो अभी बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैन 2018 से कंपेयर करते वक्त बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अभी बिटकॉइन यूज़ कर रहे हैं या उनके एक्टिव एड्रेसेस हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन रेट जो है फिर भी नीचे जा रहा है। तो ये किस वजह से हो सकता है? अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकली चेंज भी आ गया है 2 साल में पिछले, क्योंकि पहले एक्सचेंजेस से जब लोग निकालते थे अपने बिटकॉइन तो हर एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर दिखता था, लेकिन अभी जब एक्सचेंजेस प्रोसेस करते हैं लोगों का जो विड्रॉवल है तो वो प्रोसेस बैचेस में करते हैं, यानी कि एक बंदे का एक ट्रांजैक्शन नहीं होएगा, वो एक बड़े बैच को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल लोगों के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। शायद इसका एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है।
तो इस चीज़ का शायद मतलब ये भी हो सकता है कि ब्लॉकचेन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो रही है, क्योंकि सिमिलर सेम ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा यूजर्स का डेटा भी पास हो पा रहा है। तो शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है। बट अब हम चेक करेंगे ट्रांजैक्शन फीस का डेटा क्या बोलता है। और ट्रांजैक्शन फीस जो है वो सिंपली ये है, जो माइनर को ट्रांजैक्शन फीस जा रही है बिटकॉइन में, वो उसका डेटा क्या बता रहा है। अब आप 2018 जनवरी का आप डेफिनेटली खुद ही देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो येलो लाइन है वो सिंपली ये बता रहा है कि लोगों को अपना जो ट्रांजैक्शन है देने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार थे। तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ मची थी कि मेरा ट्रांजैक्शन पहले क्लियर हो, इसके लिए मैं थोड़ी ज़्यादा फीस दे देता हूँ। तो ट्रांजैक्शन फीस 2018 में जनवरी में जो आप देख सकते हैं, जो इतने हाई लेवल पर चली गई थी जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर 2018 में गया था, वो लेवल अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऑन चेन एनालिटिक्स में जो कंजेशन है, जो ट्रांजैक्शन फीस बढ़ती है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शंस है वो कंजेस्ट हो रहे हैं एक ही ब्लॉक के अंदर और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो कंजेशन है वो जनरली स्पीकिंग एक डिमांड फैक्टर बताता है कि ज़्यादा कंजेशन हो रहा है मतलब ज़्यादा डिमांड हो रहा है। अब सिमिलर चीज़ हमको मई 2020 से मई 2021 में भी देखने को मिली कि जो ट्रांजैक्शन फीस है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई थी जो जनरली होती है उससे, और वो कंसिस्टेंटली उतनी थी जब बिटकॉइन के प्राइस भी ऊपर एक्शन में बढ़ गया था। सिमिलर आप देखेंगे मई 2019 से सितंबर 2019 के बीच में प्राइस एक्शन बढ़ा और ट्रांजैक्शन फीस जो है वो भी बढ़ गई। आप देख सकते हैं मई 2018 से लेके जनवरी 2019 के बीच में ट्रांजैक्शन फीस एकदम नेग्लिजिबल है। फिर सितंबर 2019 से मई 2020 शुरू होते समय भी ये लो थी। और अगर आप देखेंगे अभी सितंबर 2021 से लेके अभी तक भी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो सिग्निफिकेंटली लो है कंपेयर टू जो पिछले टाइम में हमने देखे थे। अब हम ये अलर्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम डालेंगे 35 बिटकॉइंस पर डे अगर ट्रांजैक्शन फीस हो रही है और वो उस लेवल पर पहुंच जाए, ट्रांजैक्शन फीस जो है 35 बिटकॉइंस पर डे की, तो एक ये साइन हो सकता है कि शायद मार्केट ऊपर जाने की अब वापस शुरुआत कर सकता है। और जब ये 35 बिटकॉइन पर डे 14 डे सिंपल मूविंग एवरेज अगर रहेगा, उस पर भी लेवल पर 35 बिटकॉइन आ जाए पर डे ट्रांजैक्शन फीस, और अगर हम देखेंगे कि एड्रेसेस, एक्टिव एड्रेसेस बढ़ जाएं, तो हमें ये डेफिनेट कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा कि बिटकॉइन का कैप्चुलेशन पीरियड यानी कि जो बॉटमिंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है या हो चुका है और अब हम ऊपर के डायरेक्शन में फिर जाना शुरू कर सकते हैं। अब हम थोड़ा टेक्निकल जाके ये चेक करेंगे कि बिटकॉइन कैसे, जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है, और हम देखेंगे मीन ब्लॉक साइज वो बाइट्स में क्या क्या फर्क आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मई 2021 तक जो एक ब्लॉक साइज था वो 1.3 1.5 मेगा ब्लॉक्स के साइज पे था मई 2021 पे, येलो लाइन अगर आप देखेंगे तो। सिमिलर चीज जब हम अगर पिछले चार्ट में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वही टाइम पे कंजेशन भी ज्यादा था, तो ब्लॉक साइज भी ज्यादा था और कंजेशन भी ज्यादा था। अब ये वो भी समय है जब सेगविट का एडॉप्शन लेवल ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, और सेगविट सिंपली ये करता है कि एक ही ब्लॉक के अंदर ज़्यादा डाटा डाल पाए, ज़्यादा डेटा को डाल पाए और ब्लॉकचेन को ज़्यादा एफिशिएंट कर पाए। तो सेगविट एडॉप्शन के बाद एक ब्लॉक के अंदर, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में जो एक ब्लॉक है उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वो एडॉप्शन के बाद और भी अच्छा एफिशिएंसी होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे चार्ट ये चीज़ बताती है कि सेगविट एडॉप्शन के बाद जो मेन ब्लॉक साइज है वो रिलेटिवली छोटा रहने के बाद भी ज़्यादा डाटा थ्रूपुट हो रहा है। तो प्राइस एक्शन ज़्यादा होने के बावजूद जो अगर आप मेन ब्लॉक साइज देखेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली फिर भी 1.1 1.2 के बीच में है, जबकि वो होना चाहिए था 1.3 1.5 के बीच में, जो पिछली बार मई 2021 में हमें देखने को मिला था, वो हमें अभी नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि सेगविट एडॉप्शन जो है वो एफिशिएंटली सेम चीज़ कर पा रहा है एक एफिशिएंट ब्लॉकचेन में। पर अब ये एक और चीज़ बताता है कि जो ब्लॉक है वो उसके अंदर डेटा जो है या ट्रांजैक्शन जो है वो अब तक उतने नहीं भरे जितने भर सकते थे। तो ये भी ऐसा हो सकता है कि डिमांड फैक्टर जो है वो इतना नहीं बढ़ा चुका है। तो अब हमें ये देखना है कि एक्टिव एड्रेसेस बढ़ते रहने चाहिए, ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो है वो बढ़ते रहने चाहिए,
और हमें ये देखना चाहिए कि जो मीन ब्लॉक साइज है वो 1.3 1.5 लेवल के ऊपर जाना शुरू हो जाए 14 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो ये चार्ट बता रहे हैं। तो ये अगर उस लेवल पर पहुंच जाएगा और बाकी की जो दो चीज़ हमने जो बात करी वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जो एड्रेसेस हैं और ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो ये डेफिनेट एक साइन होएगा कि बिटकॉइन अब अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करने वाला है और ऊपर बढ़ोतरी बढ़ने वाली है। जब तक ये तीनों चीज़ नहीं होती तो जो ये रैली हो रही है ये एक प्राइस ड्रिवन रैली है, ये कोई फंडामेंटली ड्रिवन रैली नहीं है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक पॉजिटिव चीज़ पे जाएंगे जो कि लाइटनिंग नेटवर्क कैपेसिटी है जो बिटकॉइन की या एलएन पब्लिक चैनल्स जो है वो ऑल टाइम हाई पर हैं फिलहाल। अगर आप देख सकते हैं ये वाले चार्ट में जो येलो लाइन दिख रही है, हम ऑल टाइम हाई 4400 बिटकॉइंस की कैपेसिटी पर चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटी है, जो मार्केट का प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन ये लाइटनिंग नेटवर्क की कैपेसिटी है ये बढ़ती जा रही है मई 2021 से, इनफैक्ट जनवरी 2021 से जो आप देखते जा रहे हैं ये एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी है। अब लाइटनिंग नेटवर्क के पब्लिक चैनल्स को कोई टोकन नहीं मिलता है या उनको कोई माइनिंग फीस नहीं मिलती है जब वो अडॉप्ट करते हैं तो, लेकिन फिर भी जो अब आप ये देख रहे हैं जो लाइटनिंग नेटवर्क की कैपेसिटी है वो बढ़कर इतनी ज़्यादा हो चुकी है और फीस भी नहीं है उन लोगों को। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जो डिमांड आ रही है यहाँ से लाइटनिंग नेटवर्क की साइड से वो जेन्युइनली ऐसे यूजर्स से आ रही है जिनको उसका रिक्वायरमेंट है या उसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको फीस तो मिल नहीं रही है। तो ये एक एफिशिएंट और जो फंडामेंटली जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो ये दिखाता है यहाँ पे। अब हम इथीरियम के साइड पर आते हैं और चेक करते हैं कि इथीरियम का ऑन चेन एनालिटिक्स क्या बता रहा है। सिमिलर लाइंस पे होगा लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि इथीरियम के साइड पे क्या हो रहा है। अब सेम चीज़ जो हमने बिटकॉइन में देखी वो हम यहाँ पर भी दे सकते हैं कि जुलाई 2021 से जो अब तक का टाइम है वो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। और ये जो आपको चार्ट दिख रहा है जिसमें पर्पल लाइन है या ब्लू लाइन आप बोलेंगे तो 14 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है ये उसका। तो जो लाइन है वो सिग्निफिकेंटली नीचे जा ही रही है जुलाई 2022 तक। अब लास्ट में जो अपटिक आपको जो देखने को मिल रहा है जुलाई में वो डेफिनेटली एक ऊपर साइन जा रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन अब हम थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करके जो 14 डे मूविंग एवरेज है इसको 0 डे मूविंग एवरेज यानी कि उसको इंडिविजुअल पैरामीटर पर चेक करते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि वो अपटिक जो देखने को मिला है वो इंडिविजुअल एक ट्रांजैक्शन की वजह से मिला है। वो इसलिए था क्योंकि एक एक्सचेंज कंसोलिडेट कर रहा था अपने सारे कॉइन्स को और वो एक जगह पे लेकर आ रहा था, इसके लिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उस समय के लिए बढ़ गए थे। और एक और चीज़ बताऊं, ये जो कंसोलिडेशन होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का बहुत सारे वॉलेट से निकाल के एक वॉलेट में डालना, वो जनरली तभी होता है जब जो फीस है नेटवर्क के ऊपर वो कम हो, क्योंकि अगर फीस ज़्यादा होगी तो उनको मूव करने का ही कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो फीस जब लो होती है तब वो ये सारा कंसोलिडेशन करते हैं। अब हम अगले चार्ट पर अगर देखें जो एवरेज गैस यूटिलाइज्ड पर ब्लॉक है इथेरियम की, वहां पर अगर आप ये ब्लू चार्ट नीचे देखेंगे जो इसके पीछे है वो बता रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ गैस कितनी हो रही है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। तो रेड लाइन जो आपको दिख रही है वो ये बता रहा है कि एक्चुअल जो गैस है वो कितनी हो रही है, वो ये बता रहा है कि माइनर्स कितनी डाल रहे हैं गैस उसके अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब माइनर्स अपने ब्लॉक साइज बढ़ा देते हैं इथेरियम में तो जो टोटल गैस जो हो सकती है ब्लॉक में जो फिट हो सकती है वो भी बढ़ती है। तो जब रेड लाइन बढ़ती है तो जो नीचे का जो ब्लू लाइन है या कर्व है वॉल्यूम है वो भी जनरली बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखने पर भी ज़रूरी है कि इथेरियम में ब्लॉक साइज बढ़ा सकता है माइनर, लेकिन बिटकॉइन में ब्लॉक साइज बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अब आप जो ग्रीन लाइन देखेंगे चार्ट के ऊपर वो बता रहा है कि एवरेज गैस लिमिट कितनी हो सकती है। तो वो लिमिट जो अगर आप देख रहे हैं रिसेंटली जुलाई 2021 से अगर आप चेक करेंगे अभी तो माइनर्स जो हैं ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन डाल रहे हैं अभी। तो 99% लेवल पर भी गैस की जो ट्रांजैक्शन की जो कैपेसिटी है वो ब्लॉक्स के अंदर एफिशिएंटली यूज़ हो रही है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे जो गैस प्राइस है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ गया है जनवरी 2022 से। 2022 जैन में आपको याद रहेगा गैस फीस
कोई कोई ट्रांजैक्शन पे 50, 60, $100 भी गए थे। तो एफिशिएंटली ब्लॉक यूज होने के बावजूद गैस फीस जो है वो कम होती जा रही है और ऑल टाइम हाई से तो बहुत ही नीचे है फिलहाल। तो ये शायद ये भी बताता है कि जो फंडामेंटली जो ड्रिवन रैली है वो ये शायद ना हो, क्योंकि इथेरियम फिर भी ऑल टाइम हाई पर है, ऑल टाइम हाई नहीं लेकिन इस लेवल पर है 1200-1500 लेवल के ऊपर। अभी 1700 है, लेकिन जब ये वीडियो निकाला गया था तो तब उससे थोड़ा नीचे लेवल पे था। तो गैस फीस जो है लोअर है, लेकिन ब्लॉक्स जो कैपेसिटी है यूटिलाइज हो रही है वो भी ज़्यादा है। तो ये शायद ये भी बताता है कि ये फंडामेंटली अब तक ड्रिवन शुरू होना नहीं हुआ है। अब इथेरियम के केस में लोअर गैस फीस का मतलब ये भी होता है कि सप्लाई जो है इथेरियम का वो कितना कम हो रहा है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, लेकिन EIP 1559 के बाद जब भी इथेरियम यूज़ होता है या ट्रांजैक्शन होता है तो थोड़ा सा इथेरियम को नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। तो वो भी एक चीज़ है जो हमको इस चीज़ के ऊपर अब थोड़ा और डिटेल बताएंगे। अब आप देखेंगे जो ये ब्लू कलर की जो कर्व है या जो लाइंस है, अगर वो रेड लाइन के ऊपर जाती है तो वो टाइम पे इथेरियम की जो ये सप्लाई है वो एक्चुअली कम हो रही है, क्योंकि बर्निंग ज़्यादा हो रही है। तो एक लेवल है जहाँ पे इथेरियम का अगर गैस फीस इतनी ज़्यादा हो तो जो सप्लाई से भी ज़्यादा, उस दिन के सप्लाई से भी ज़्यादा इथेरियम एक्चुअली बर्न हो गए थे। तो इथेरियम कुछ समय के लिए डिफ्लेशनरी हो जाता है। तो यही चार्ट बता रहा है कि अगर ये ब्लू कर्व वो रेड कर्व लाइन के ऊपर जाएगा तो वो मोमेंट के लिए स्पेसिफिकली इथेरियम जो है वो डिफ्लेशनरी हो जाता है। तो माइनर जो है ज़्यादा इथेरियम को बर्न कर रहे थे इशू करने से कंपेयर्ड, इशुएंस कम हो रहा था और बर्निंग ज़्यादा हो रही थी वो लेवल पे। तो अब आप अब का टाइम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा इशुएंस और बर्निंग रेट है वो सिग्निफिकेंटली लो है पिछले टाइम से। तो इनफैक्ट ये लोएस्ट ऑफ ऑल टाइम है सितंबर 2021 से। अगर आप चेक करेंगे ये चार्ट में तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10% है ऑफ सप्लाई बेसिकली। तो ये जब आप देखेंगे जैन और फेब के बीच में का जो टाइम है जब वो 115% ऑफ सप्लाई हो गया था, यानी कि इथेरियम एक्चुअली डिफ्लेशनरी हो गया था। लेकिन अब का जो टाइम है जो बर्निंग रेट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम है। तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि ऑल्दो मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे चला गया था, हायर हाई पे जा रहा था या एक हाई पोजीशन पे जा रहा था, लेकिन जो बर्निंग रेट है जो इथेरियम का है वो ऑल टाइम लो पर है। और बिटकॉइन का भी सिमिलर सिचुएशन हमें देखने को मिला है। ये चीज़ ये भी बताता है कि हमारे पास वो फंडामेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं है इनहेरेंटली जो इस रैली को सपोर्ट कर पाए, जो हमने पिछले रैलीज में देखने को मिला है 2017, 18, 21, 22 में जो हमने देखने को मिला है 2021 में सॉरी। तो वो टाइम पे जो रैली देखने को मिली है और जो सपोर्ट और देखने को मिला है ऑन चेन एनालिटिक्स का, वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस एक्शन नीचे चला जाएगा, शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि प्राइस एक्शन और भी ऊपर जाता रहे और फिर बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स या एक्टिविटी जो है जो ब्लॉक के ऊपर और ऑन चेन एनालिसिस एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए और प्राइस एक्शन की वजह से और डिमांड बढ़नी शुरू हो जाए। तो कंपलसरी चीज़ नहीं है कि प्राइस एक्शन नीचे जाएगा। इसका मतलब सिंपली है कि एट दिस मोमेंट फंडामेंटली जो रैली है वो सिर्फ प्राइस से ड्रिवन है, इसीलिए ऑन चेन एनालिटिक्स को देखना ज़रूरी है। जब हम ये सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली मेजर करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रैली हो रही है वो किस वजह से हो रही है, फंडामेंटली हो रही है, प्राइस ड्रिवन हो रही है। और जब प्राइस होने के बाद फंडामेंटली भी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो बताएगा कि अब हम फाइनली एक हेल्दी रैली के अंदर जा रहे हैं। अब हम लास्ट मैट्रिक्स देखेंगे, वो SOPR मैट्रिक्स है। उसका मीनिंग है बिटकॉइन का स्पेंट आउटपुट प्रॉफिट रेशो। एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल है। अगर ये येलो लाइन जितना आगे और ऊपर बढ़ती रहेगी, इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो एक्चुअल और प्रॉफिट में हो रहे हैं ऑन एवरेज। तो अगर वो येलो लाइन या ऑरेंज लाइन 1.2 है तो इसका सिंपली मतलब ये है कि ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मार्केट के अंदर वो 20% प्रॉफिट में हो रहे हैं। तो हायर नंबर मतलब ओवरऑल जो रियलाइज हो रहा है वो प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है। लोअर नंबर मतलब ओवरऑल जो रियलाइज हो रहा है वो नेगेटिव यानी कि लॉस रियलाइज हो रहा है।
अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मई जून 2021 के टाइम पे भी जो SOPR रेशो है वो 1 के नीचे ही था, यानी कि एग्रीगेट जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो लॉस में हो रहे हैं। सिमिलर मई और जुलाई के पीरियड में अभी इस साल भी अगर हम देखेंगे तो 1 के काफ़ी नीचे चला गया था, 0.98 के लेवल पर भी चला गया था। तो ये सिंपली ये बता रहा है कि उस मोमेंट पर कैप्सुलेशन, यानी कि मार्केट में जो बिटकॉइन है वो वीक हैंड से मूव होकर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जा रहे हैं। अब बेयर मार्केट में ये होता है कि जो SOPR रेशो है 1 पे जैसे ही जाना शुरू होता है तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने लॉस में खरीदा, जो लॉस में है वो अब उसको बेचेंगे और नेट ज़ीरो पर उसको बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो रुके हैं इतने टाइम तक। वो लोग लॉस में खरीद के बैठ गए होंगे और अब वो बेचने के टाइम पे रुके हैं कि एटलीस्ट नेगेटिव या ज़ीरो नहीं, ज़ीरो लेकर जाऊंगा चलेगा, नेगेटिव PNL नहीं लेकर जा सकता हूँ। तो जनरली बेयर मार्केट में जो 1 पर जब SOPR रेशो आता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। सेम चीज़ आपको मई 2021 से जुलाई 2021 में भी देखने को मिलेगी। उस बीच में हमने 3 बार 1 को SOPR रेशो ने कोशिश करी तोड़ने की, फिर नीचे आया, फिर कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर कोशिश करी, फिर नीचे आया, फाइनली फिर वो ब्रेकआउट होकर ऊपर गया और फिर बाद में वो पॉइंट SOPR रेशो एक्चुअली एक सपोर्ट हो गया। सेम चीज़ हमको अभी भी देखने को मिल रही है कि हम ये देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है उसका SOPR रेशो 0 के नीचे है फिलहाल और उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है 1 के ऊपर आने के लिए। लेकिन जैसे ही वो 1 के ऊपर आएगा तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, एवरेज ट्रांजैक्शंस जो नेटवर्क पे होंगे वो नेट पॉजिटिव पे होंगे। सो हमें ये देखना ज़रूरी है कि कैसे SOPR रेशो 1 के ऊपर जाएगा और फिर बाद में वापस 1 पर आकर वहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चढ़ना शुरू होगा। आप यही सेम आप देख सकते हैं जुलाई 21 से सितंबर 2021 में कि जो SOPR रेशो है 1 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया, फिर बाद में वो 1 के ऊपर टच हुआ और बाउंस होकर सितंबर 2021 में बाउंस होकर वो वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो बिटकॉइन का प्राइस भी 44,000 45,000 से लेवल से बढ़ के फिर और ऊपर जाकर 55-60,000 डॉलर्स के ऊपर भी चला गया था। तो जनरली हमको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि SOPR रेशो 1 पर ब्रेकआउट बाहर होगा, फिर बाद में वहाँ से वो 1 को वापस रीटेस्ट करेगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। ये चीज़ हम वापस कंपेयर करेंगे बाकी ऑन चेन एनालिटिक्स जो हमने पिछले अभी कुछ मिनट्स में किए हैं, और जब ये चीज़ें ऊपर जानी शुरू होंगी पिछले डेटा पॉइंट को भी कंपेयर करके और सारी चीज़ें जब हमें दिखेंगी तो हम डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि जो रैली उसके बाद आएगी या उस समय जो आ रही है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली ड्रिवन रैली है। इस समय पर जो ये पैरामीटर्स देख रहे हैं हम, ये हमें पता लग रहा है कि ये ब्रेकआउट होने वाले हैं लेकिन ये अब तक हुए नहीं है। तो वो जो रैली है वो फंडामेंटली ड्रिवन इस समय पर वो नहीं हो रही है, वो अभी वो ब्रेकआउट मोमेंट पर तोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन वो फिलहाल अब तक हुआ नहीं है। इथीरियम के केस में SOPR रेशो जो अब हम देखेंगे वो 1 के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप अब देखेंगे चार्ट के अंदर तो इथीरियम का SOPR 1 के ऊपर फाइनली चला गया है, जो कि पहले बहुत नीचे चला गया था, 0.85-0.9 के बीच में भी था पहले, लेकिन अब वो 1 के ऊपर चला गया है। लेकिन इथीरियम ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन से कंपैरेटिवली थोड़ी अलग है, क्योंकि बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शन सिर्फ बिटकॉइन के होते हैं, इथीरियम पे ट्रांजैक्शन डीफाई, मेटावर्स और बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है वो उसके ऊपर है, टोटल वैल्यू लॉक्ड जो दूसरे एप्लीकेशंस के ऊपर है वो सारी भी बहुत ज़्यादा, मतलब इथीरियम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो डीफाई प्रोटोकॉल्स जो हैं अगर वो लोग मूव कर रहे हैं अपने टोकन्स को या इथीरियम को, तो इसका जनरली मतलब ये नहीं है कि उनको प्रॉफिट रियलाइज करना है, वो सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करना है। तो जनरली आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जुलाई के टाइम पे इथीरियम ने SOPR 1 के ऊपर चला गया लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था वो, और फिर वो नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो इथीरियम के केस में ये थोड़ा सा SOPR रेशो उतना डेफिनेट नहीं कंसिडर कर सकते जितना बिटकॉइन में है, क्योंकि इथीरियम एक हायर एप्लीकेशन ड्रिवन भी एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है।
तो यहाँ पर हम एक्चुअली अलर्ट उल्टा डालते हैं, उल्टा डालने की कोशिश करेंगे और उसको देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इथेरियम का एसओपीआर रेशो 1 के नीचे जाता है क्या, क्योंकि जब वो 1 के नीचे जाता है तो डेफिनेट ये है कि इथेरियम एक्चुअली जो डिमांड है उसकी कम हो रही है और प्राइस एक्शन शायद नेगेटिव जा सकता है। तो हमने इसको एसओपीआर रेशो का हम जो अलर्ट डालेंगे वो हम ये चेक करेंगे कि वो 1 के नीचे होगा क्या। इस हफ्ते के लिए इतना ही। इस हफ्ते हम ये देख चुके हैं कि ऑन चेन जो एनालिटिक्स है वो बता रहा है कि इतना स्ट्रेंथ इंटरनली नहीं है जितना होना चाहिए। तो जनरली ये भी हो सकता है कि प्राइस एक्शन जब बढ़ेगा तो ऑन चेन एनालिटिक्स वापस उससे बढ़ना शुरू होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ ना हो कि प्राइस एक्शन बढ़ता ही रहे और बैकग्राउंड में ऑन चेन जो स्ट्रेंथ है या फंडामेंटल जो है वो नहीं बढ़े, जो हमने डिस्कस किया अभी, तो हमको थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ प्राइस ड्रिवन रैली भी हो सकती है और उसको फंडामेंटली ड्रिवन नहीं बोल सकते। धन्यवाद सभी का सुनने के लिए। इस बारी होपफुली ये जो हमने डिस्कस किया वो हेल्प किया जाएगा किसी लोगों को, और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।